सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमारी आजादी के लिए सिख भाइयों ने दी हैं। इंडिया गेट पे देखिए जाके शहीदों के नाम में सबसे ज्यादा आपको सिखों के नाम मिलेंगे। आप वीडियोस देखते हैं कि सिख को मारा जा रहा है, उसकी पगड़ी उछाली जा रही है। ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा साहब है, वो भी धीरे धीरे छीन लिया गया। हेमा मालिनी जी से पहुंच के उनसे चिट्ठी लिखवाई और कुछ लोगों के पास वो दौड़े भागे, उनका पानी हरियाणा को दे दिया, दिल्ली को दे दिया, राजस्थान को दे दिया। वो कब से चिल्ला रहे हैं। गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब पे अटैक किया जा रहा है, गुरु ग्रंथ साहब का अनादर किया जा रहा है, शहादत की जा रही है। हजारों की तादाद में नौजवान लोगों के घर तबाह हो गए, लेकिन किसी को फिक्र ही नहीं है। तो एक ऐसी देशभक्त, एक ऐसी दानी, दिलेर, जाबाज कौम है हमारे पास। सिख जहां भी कहीं मुसीबत पड़ती है सबसे आगे होते हैं। वो तो आप ही के देश के लोग थे, कुछ अधिकार मांग रहे थे और उनकी कुर्बानियां थी और उनका लॉजिक था। आपने तो अपनी फौज चढ़ा के अपने ही मुल्क के इतने सारे योद्धा, इतने सारे बहादुर दिलेर लोगों को खुद ही मार डाला, मौत के घाट उतार दिया, टैंक चढ़ा दिए वहां। ये बड़ा चिंताजनक है जो हालात बनते जा रहे हैं, और अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो इसका खामियाजा हमारे पूरे देश को, पंजाब को तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे देश को भी भुगतना पड़ेगा। हमारे जो शासक हैं, हुक्मरान हैं, इनको क्या हो गया है? हमें तो उनको सैल्यूट करना चाहिए उठते बैठते, लेकिन हमारे नेता उनके बारे में भी फिजूल की बकवास करने से बाज नहीं आते कि हमारे जो लीडर्स हैं पंजाब के, उनकी गलतियां हैं, उनकी गद्दारियां हैं, उनकी नाकामियां हैं, उनकी नीयत में खोट था, उनकी इनकैपेबिलिटी थी। हमारे लीडर साहिबान को, हमारे हुक्मरानों को सद्बुद्धि प्रदान करे। उसका खामियाजा तो सरकारों को भी भुगतना पड़ेगा, उसका खामियाजा तो हम सबको, सिर्फ किसान को नहीं, सबको। लेकिन ये तो जमाखोरी का जब ठेका ही दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट ही दे, लाइसेंस ही दे दिया, तो फिर तो सारा देश भुगतेगा और फिर उनसे कौन लड़ेगा? कि तो कानून है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि सज्जन ने बोल रहे थे कि उनके बिना हमारा इतिहास अधूरा है। अगर वो कुर्बानी न देते, जैसे बुल्ले शाह जी ने कहा, ना कहूं तब की, ना कहूं अब की, अगर न होते गुरु गोविंद सिंह, सुन्नत होती सबकी। जो हिंदू पंडितों के साथ, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा था, जो उनके मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई जा रही थी, धर्मशालाओं को तोड़ तोड़ के मस्जिद बनाए जा रहे थे और उनको मुसलमान बनाया जा रहा जबरन, उसी के लिए गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत दी। क्या कुछ नहीं हुआ, उनके सिरों के मोल पड़े। किस लिए? हमारी इस मातृभूमि के लिए, हमारे इस हिंदुस्तान के लिए। ऐसी रेस, ऐसी नस्ल, ऐसे संत योद्धा, ऐसी कौम कहां मिलेगी दुनिया में आपको? मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं एक बहुत गंभीर बात आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, जैसे हमेशा आप लोग देते भी हैं। मैं जितने भी लोग मुझे बहुत इनकरेजिंग कमेंट्स लिखते हैं, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं इस बात से बड़ा परेशान हो जाता हूं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। खास करके देखिए, और सारी प्रॉब्लम्स हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम से हम लोग घिरे हुए हैं, और आप लोग सोशल मीडिया में देखते होंगे, क्योंकि जो मेन मीडिया है वो तो कुछ दिखाता ही नहीं है, वो तो बहुत अजीबोगरीब चीज़ें दिखाते रहते हैं और कोई जिम्मेदारी अपनी निभा नहीं रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनके अपने टारगेट्स हैं, उनका अपना स्वार्थ है। लेकिन सोशल मीडिया में जो मैं देखता हूं, तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बहुत छटपटाता हूं कई बार। हमारे सिख भाई, इन्होंने क्या बिगाड़ा है किसी का? हम आजादी की लड़ाई से लेके अब तक अगर देखें तो इनकी कुर्बानियां 80% है। ये मौलाना आजाद का रोल मैंने किया था, उसमें मौलाना साहब की किताब भी है, इंडिया विंस फ्रीडम एट मिडनाइट, और भी बहुत सारे दस्तावेज आपको मिल जाएंगे जिसमें ये सब जिक्र मिलते हैं कि सबसे ज्यादा कुर्बानियां हमारी आजादी के लिए सिख भाइयों ने दी हैं। चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, उससे जंग लड़ी है तो सबसे ज़्यादा कुर्बानियां सिखों ने दी हैं। पाकिस्तान के जनरल्स ने यह भी कहा कि हम जब भी हारे हैं तो सिखों की वजह से हारे हैं। इंडिया गेट पे देखिए जाके शहीदों के नाम में सबसे ज़्यादा आपको सिखों के नाम मिलेंगे। देश में कोई भी आपदा आती है, चाहे आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, कहीं भी केरला हो, तो सबसे ज़्यादा सिख लोग आगे आते हैं, ट्रेनें भर भर के, ट्रक भर भर के। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है। तो वहाँ जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बांटते हैं, लंगर लगाते हैं। अभी हाल ही में देखा तो खालसा एड वाले सज्जन वहाँ जाके पानी में नाव बना के, कश्तियाँ बना के, ऐसा सब वो करते हैं। उनके गुरुद्वारों में उनके धर्म को देखें
तो हमारे धर्म में, सिख धर्म में तो सबको बराबरी का दर्जा है, 4 दरवाजे हैं, साथ बैठ के लंगर खाते हैं, सभी धर्म के लोगों को सम्मान दिया गया, भक्तों को, संतों को, पीरों को, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। अब ये सब होते हुए भी अमृतसर साहब में लाखों लोगों को रोज लंगर खिलाया जाता बिना किसी भेदभाव के, जबकि उसके ऊपर भी जीएसटी लगा दी गई थी। जगह जगह बार बार ऐसी खबरें आती हैं, आप वीडियोस देखते हैं कि सिख को मारा जा रहा है, उसकी पगड़ी उछाली जा रही है, कई गुंडे इकट्ठे होके उसको मार रहे हैं, उसके जो केश हैं उनका अनादर कर रहे हैं, उसकी पगड़ी पाँव में रौंद रहे हैं, वो घायल अवस्था में नजर आते हैं, उनको धमकियां मिलती हैं। कारण क्या कारण है? ये बहुत सोचने की बात है, बहुत गंभीर विषय है कि धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे कुछ सिस्टमेटिकली किया जा रहा है। कि एक गुरुद्वारा पुरी में था, गुरु नानक देव जी महाराज का ऐतिहासिक गुरुद्वारा था, उनकी चरण छू प्राप्त थी। गुरु नानक देव जी महाराज जगत गुरु, सारी मानवता के गुरु, वहां गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश था, तो उस गुरुद्वारे पे कई बहाने, तरीके, ट्रिक इस्तेमाल कर करके योजना बना के कब्जा कर लिया गया। उसका विवाद चला, कुछ लोगों ने कोशिश की तो उनको मारा पीटा गया और धमकियां दी गई। जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई मदद खास उनकी नहीं की। ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा साहब है, वो भी धीरे धीरे छीन लिया गया। वहां भी लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन कुछ अंत में पल्ले नहीं पड़ा। पुलिस ने जो लोग जा रहे थे विरोध करने के लिए उनको रास्ते में रोक दिया, या वहां हाजिरी लगाने जा रहे थे उनको रोक दिया गया बॉर्डर पे बाहर ही। डोंग मारे गुरुद्वारा है, सिक्किम में शायद है ये, पहाड़ों पे, तो वहां भी उस गुरुद्वारे पे कब्जा कर लिया गया है। कुछ गुरुद्वारों पे आर्मी के जरिए धीरे धीरे कब्जा किया जाता है, जैसे मथुरा में, वो वीडियो सोशल मीडिया में घूम रहा है, वो सज्जन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस गुरुद्वारे में कुछ फौजियों को तैनात किया गया है और जो सिख संगत वहां पे सेवा करती थी उनको हटा दिया गया, उनका अंदर आना निषेध कर दिया गया। यानी उन्होंने निशान साहब चढ़ाना था, तो निशान साहब चढ़ाने के लिए भी वहां कोई फौजी अफसर आके उनको धपाने लगा और फोर्स मंगवाने लगा कि इनको गोली से उड़ा दो। और वहां जो अंदर लोग लगाए हुए हैं फौजी सेवा पे, वो लोग तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं, शराब, मांस का इस्तेमाल करते हैं, और उनकी वो श्रद्धा नहीं है गुरु ग्रंथ साहब के प्रति। तो इसका क्या मतलब निकलता है? अगर मान लो उनको आर्मी के लोगों को ही वहां सेवा पे लगाना, तो बहुत सारे गुरुद्वारों में आर्मी के सिख जो है वो सेवा करते हैं, जिनकी श्रद्धा वो पाठ करते हैं। तो वहां ऐसे सिख फौजियों को लगाना चाहिए था। लेकिन जब कुछ सिख संगत ने प्रयास किया, कोशिश की, पहुंच की, हेमा मालिनी जी से पहुंच की, उनसे चिट्ठी लिखवाई और कुछ लोगों के पास वो दौड़े भागे, तो उनका कहना था कि अंत में जो नतीजा निकला कि ऊपर से आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये ऊपर से आदेश किसके हैं आप समझ सकते हैं। आर्मी के जरिए वो कब्जा लिया गया गुरुद्वारा साहब, और उसमें वो लोग जो गुरु ग्रंथ साहब को उस तरह से नहीं मानते हैं और जो मर्यादा है उसको नहीं जानते हैं और नशाखोरी करते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, जो निषेध है सिखिज्म में, बज्र कुरैत है, वो करते हैं, उनको वहां पे जिम्मेदारी दी हुई है। लखनऊ में हाल ही में रातों रात वहां पिलर्स, अगर आप देखें, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो बड़े हैवी पिलर्स और बहुत बड़ी दीवार, किलाबंदी की जा रही है। गुरुद्वारा जो 1958 से बना हुआ वहां, ऐसा लोग कहते हैं, उसका रास्ता बंद किया जा रहा है, दीवार निकाली जा रही है। वहां एक ऑफिसर खड़ी थी, उसको मैंने बोलते हुए सुना, तो उसने कहा कि हमको इससे मतलब नहीं है। लोग कह रहे थे निकले, कहा हमको इससे मतलब नहीं है। इसका क्या मतलब है? इधर पंजाब में अगर आप देखें, पंजाब 5 दरियाओं वाला प्रांत था पंजाब, उनके पास पानी नहीं है। उनका पानी हरियाणा को दे दिया, दिल्ली को दे दिया, राजस्थान को दे दिया, वो कब से चिल्ला रहे हैं। और उनसे यहां धान बोए जाते हैं, तो हमने नीचे से निकाल के यहां पे, जो अब नक्शे में डेंजर जोन में आ गया, रेड जोन में आ गया, यहां पानी नहीं है। गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब पे अटैक किया जा रहा है, गुरु ग्रंथ साहब का अनादर किया जा रहा है, शहादत की जा रही है, उनके अंग फाड़े जा रहे हैं, उनके पन्ने फाड़ दिए जाते हैं। आप जरा सोचिए कि हमको हो क्या गया है। सिख एक बहुत ही बहादुर कौम है, देशभक्त कौम है। हमारे तमाम देशभक्तों के बारे में हमारा सारा देश जानता है। सिखों का कसूर क्या है? अब जो हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पैदावार अभी तक पंजाब और हरियाणा करता था, गेहूं और चावल की, और इनके ऊपर उन्होंने
अब जो ये 3 कानून बनाए, अब किसान सड़कों में बैठे हुए हैं। कितने किसान पूरे देश भर में लाखों की तादाद में आत्महत्या कर गए। सिखों के साथ में जिस तरह की ज्यादतियां पानी को लेके, दरबार साहब पे हमले को लेके, और भी इन्होंने कई बार अपने मोर्चे तो इनके पास लाठियां बांधी जाती हैं, आंसू गैस छोड़े जाते हैं, तरह तरह से। नशाखोरी को आप देखिए, कहां से आता है नशा। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा सा लोगों का वीडियो आ गया, मैसेज पढ़ लिया तो हंगामा मच गया। चैनल वालों को तो और कोई खबर नहीं मिलती है, लेकिन पंजाब में हजारों की तादाद में नौजवान लोगों के घर तबाह हो गए, लेकिन किसी को फिक्र ही नहीं है। क्या कारण है? एक ऐसी देशभक्त, एक ऐसी दानी, दिलेर, जाबाज कौम है हमारे पास। हमारे देश को तो ऐसी कौम की जरूरत है। बल्कि मैं तो ये अक्सर कहता रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है, मैं महाराजा रणजीत सिंह जी का वो जिक्र कर चुका हूं कि उन्होंने एक डाकू को सुधार के अपनी फौज में भर्ती करा लिया, और भर्ती करने के बाद में हरि सिंह नलवा जी के साथ में वो दर्रा खैबर तक वो जो हमलावर थे उनको दौड़ा के ले गए, एक दहशत पैदा कर दी। यहां अगर हमारे ये योद्धा हैं, इनके खून में, इनके जेनेटिक्स में, इनके डीएनए में है बहादुरी, और उन्हें प्रमाण दिए हैं, तो हम इन लोगों को कभी यूपी में उनकी जमीनें छीनने लगते हैं, और वो उनके पास प्रमाण है कि और भी लोगों को जमीन दी गई है, बांटी गई है। जब सीलिंग लगी थी, पट्टे बनाए गए थे, तो दूसरे लोगों को तंग नहीं किया जाता है, सिर्फ सिखों को टारगेट किया जाता है, उनको दरबदर करने का प्रयास किया तो फिर भागते दौड़ते हैं। लोगों ने सबूत दिए मुझे कि वहां का डीएम या वहां का एसडीएम या वहां के कुछ अफसरान उनसे पैसे ले लेते हैं और कुछ देर के लिए फाइल दबा देते हैं। वो चला जाता है तो कोई नया जाता है, वो खोल लेता है, फिर उसको पैसे इकट्ठे करो, चंदा इकट्ठे करके पैसे देते हैं। ये कब से चल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जो बुद्धिजीवी हैं, जो दिमाग रखते हैं हमारे देश के लोग, जो जिंदा लोग हैं, जो हमारे देश के लिए महसूस करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, मैं उन लोगों से प्रार्थना करना चाह रहा हूं, कैसा क्यों? आप लोग आवाज उठाए, चारों तरफ से ये आवाज उठे कि ये सिख जहां भी कहीं मुसीबत पड़ती है सबसे आगे होते हैं। ये मजदूरों को देखिए आप, जब वो भूखे मर रहे थे, किसी ने उनकी बात नहीं पूछी। ये सिक्खी थे तो जो उनके काम आए, जगह जगह लंगर लगाए उन्होंने। एक ऐसी कौम, मैंने जैसे महाराजा रणजीत सिंह जी का जिक्र किया, तो जैसे दरबार साहब में हमला हुआ तो उसमें 300-400 लोग थे, कोई कहता 200-250 थे, कोई कहता 500-700 थे। चलिए हम 300-400 मान लेते हैं। खाड़कू या सरकार उनको आतंकवादी कहती है। एक मूवमेंट चली थी, हथियारबंद मूवमेंट चली थी, एक लहर चली थी, विशेष अधिकारों की मूवमेंट थी। वो आनंदपुर साहब की मते की थी। अगर उसको कोई पढ़े ध्यान से तो उसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन क्या कुछ हुआ, दरबार साहब पे हमला हुआ। वो तमाम योद्धा जो दिलेर थे, एक मुल्क की फौज से लड़ गए, सरेंडर नहीं किया। अरे भाई, सियासत तो नाम ही समझौतों का है। यहां तुम अपने कट्टर दुश्मनों से समझौता कर लेते हो सत्ता में रहने के लिए या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। वो तो आप ही के देश के लोग थे, कुछ अधिकार मांग रहे थे और उनकी कुर्बानियां थी और उनका लॉजिक था। उनसे नेगोशिएट करते, कुछ समझौते कर लेते, कुछ उनकी माने मांग के उन लोगों को, मैंने पहले भी ये कहा हुआ एक वीडियो में, उनको मेन स्ट्रीम में ले आते, उनको अपनी फौज में भर्ती करते, उनको इस्तेमाल करते देश के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के गौरव के लिए इस्तेमाल करते। आपने तो अपनी फौज चढ़ा के अपने ही मुल्क के इतने सारे योद्धा, इतने सारे बहादुर दिलेर लोगों को खुद ही मार डाला, मौत के घाट उतार दिया, टैंक चढ़ा दिए वहां, और साथ में हजारों innocent लोगों को वहां शहीद कर दिया, मार डाला बुरी तरह से। और उसके बाद आपने बंद नहीं किया। फिर एक होड़ लग गई मेडल लेने की, तरक्की करवाने की, प्रमोशन लेने की, और एक ब्लैंकेट परमिशन मिल गई और उसका चारों तरफ शोर मचा कि पता नहीं कितने हजारों, 30,000 घरों में चराग गुल कर दिए। वहां से आज तक 35-36 साल हो गए, कभी बारात नहीं निकली, क्योंकि बेटे ही सब खत्म कर डाले। 11-11 साल के, 15-15 साल के बच्चों को लाके उनको टेररिस्ट करार देके मार डाला गया उनके मां बाप के सामने। मतलब ऐसा तशद्दुद। हम बात करते हैं मुगलों की, हम बात करते हैं नादिर शाह की, मीर मन्नू की, जो लोग हमलावर थे यहां, कि उन्होंने ये जुल्म किए। लेकिन हमारी सरकारें क्या उससे पीछे हैं? हम अपने आप को मॉडर्न लोग कहते हैं, सिविलाइज्ड सोसाइटी कहते हैं, लेकिन हमने क्या किया?
तो ये बड़ा चिंताजनक है जो हालात बनते जा रहे हैं, और अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो इसका खामियाजा हमारे पूरे देश को, पंजाब को तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे देश को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनको मौका मिल जाता है। आपके घर में फूट हो और पड़ोसी से आपकी बनती ना हो तो उनको तो मौका मिलता है। हमारे जो शासक हैं, हुक्मरान हैं, इनको क्या हो गया है? हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी एजेंसियों को क्या हो गया है? इनको तो समझा के, इनको बल्कि पैम्पर करना चाहिए और फौज में भर्ती करना चाहिए। इनसे तो और पैदावार लेनी चाहिए, इनको इस्तेमाल करना चाहिए। जब कहीं जंग होती तो सामने इनको भेज देते हैं, चाहे वो कारगिल की जंग हो या भी चाइना के साथ। ज्यादातर तो वो इतनी बहादुरी से लड़ते हैं, शहादतें देते हैं। मैं ये पहले भी बोल चुका हूं, नौजवान की शादी होने वाली थी, वो शहीद हो गया। चलिए, हमारे कुछ मंत्री कहते हैं कि वो तो भर्ती ही मरने के लिए हुए हैं, ऐसे भी उन्होंने अपनी अकल का प्रमाण दिया था, उनको उनकी भी कोई कदर नहीं है। लेकिन पैसे कमाने के और बहुत से तरीके हैं, बहुत सी नौकरियां हैं, क्या जरूरत है सबको वहां फौज में जाने की? नहीं, एक जज्बा होता है, ठीक है, सबको पैसा चाहिए, उनके परिवार हैं, लेकिन वो कोई गलत काम करके या छोटी मोटी नौकरी करके एक करप्ट बाबू बन के पैसे नहीं कमा रहे हैं। वो हाथ अपना सर हथेली पे रख के, अपनी जान हथेली पे रख के सरहद पे हमारी रखवाली करते हैं और वहां शहीद हो जाते हैं। तो हमें तो उनको सैल्यूट करना चाहिए उठते बैठते। लेकिन हमारे नेता उनके बारे में भी फिजूल की बकवास करने से बाज नहीं आते। खैर, तो मैं आप लोगों से ये एक विचार विमर्श करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप लोग अपने कमेंट्स भी लिखें, इस वीडियो को शेयर भी करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को दबा के ज़रूर उसके क्लिक करें ताकि हम नोटिफिकेशन आपको आती रहे हमारे वीडियोस की। हमें बताएं, क्योंकि ये बड़ा चिंता का विषय है। मेरे पास शब्द नहीं होते जब मैं इस विषय पे बोलता हूं, मैं निःशब्द हो जाता हूं कि जो भी शासक होगा, चाहे वो स्टेट का हो या सेंटर का हो, तो अपने देश की सुरक्षा के बारे में सोचेगा और वहां ये सोचेगा कि यार सबसे बहादुर कौम कौन सी है। तो बहादुर कैसे तय करेंगे? ट्रैक रिकॉर्ड से, उनका पिछला जो इतिहास है उससे तय करेंगे कि ये बड़े बहादुर लोग हैं। तो इनको पैम्पर करो, इनको और इंकरेजमेंट दो, इनको कुछ सुविधाएं दो, ताकि और जोश में आके ये हमारी सरहदों पे बैठे या अनाज पैदा करें, या जब भी कोई आपदा आ जाए, कुदरती आपदा आ जाए, तो ये और बढ़ चढ़ के, क्योंकि इनको हौसला मिलेगा कि अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसकी कदर हो रही है। यहां मैं अक्सर सुनता हूं सिखों से, कुछ सिखों की ऐसी आवाजें आती हैं सोशल मीडिया में भी कि और इनको खिलाओ, और लंगर लगाओ, और जाके जब प्राकृतिक आपदा इनको जाके चीजें दो, और इनकी मदद करो। वो दुखी होकर कहते हैं, हर्ट होकर कहते हैं, इसलिए दरारें बढ़ रही हैं। सरकारों का अपना एजेंडा होता है, लेकिन उससे लाभ नहीं होगा किसी को। चाहे बाहर से कुछ ऑर्डर्स आते हों, बाहर से कमांड्स आती हों, लेकिन हमको तो अपना घर देखना है। अगर हमारे हुक्मरान अकल से काम नहीं लेते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच नहीं रखते हैं, जिसका योगदान है, मैं अक्सर ये कहता हूं, तो घर में भी अगर एक बड़ा भाई है, वो बहुत मेहनत करता है, कमा के लाता है, लड़ता है और घर वालों को इज्जत भी दिलाता है, और उसके साथ पक्षपात होने लग जाए तो वहां भी बंटवारे होने लगते हैं। अगर माँ बाप पक्षपात करने लग जाएं तो सेंटर बड़े पिता की तरह, बाबा की तरह होता है, परिवार के बड़े हेड की तरह होता है। अगर वो इस तरह से पक्षपात करते रहेंगे तो कितने जख्म है पंजाब के सीने पे। यानी कुछ लोग ये भी कहते हैं, और सत्य भी है, कि बंटवारा हिंदुस्तान का, भारत का नहीं हुआ था, बंटवारा तो पंजाब का हुआ। लहंदा पंजाब, चढ़दा पंजाब, और वहां सब पंजाबी बोलते हैं। उसके बाद फिर और हिमाचल काट दिया, हरियाणा काट दिया, राजस्थान काट दिया, उसको ज्यादतियां कर करके उसको छोटा 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 ही करते रहे। उसमें हमारे हुक्मरानों की, हमारे जो लीडर्स हैं पंजाब की, उनकी गलतियां हैं, उनकी गद्दारियां हैं, उनकी नाकामियां हैं, उनकी नीयत में खोट था, उनकी इनकैपेबिलिटी थी, इसलिए सब होता रहा। और अब तो स्थिति ये आ गई है कि हम लोग बिल्कुल बर्बादी के कगार पे खड़े हुए हैं। तो मेरी ईश्वर से भी प्रार्थना रहती है, और आप लोगों से भी, मैं एक वीडियो में प्रार्थना कर चुका हूं कि सब लोग प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे लीडर साहिबान को, हमारे हुक्मरानों को सद्बुद्धि प्रदान करे, और जो हमारे देश पे ये आपदा आई हुई है इसका निवारण करे, हम सबको माफ करे। अगर हमारे हुक्मरानों को सद्बुद्धि आ जाती है, उनकी आंखें खुल जाती हैं, तो वो देखेंगे कि हम कर क्या रहे हैं। मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक
मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, एक देशभक्त हूं, इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूं, ये सारे सुसाइडल अटेम्प्ट्स है। कोई ना कोई पंगा लेते रहेंगे, कोई ना कोई गलत काम करते रहेंगे, तो ये किस मुंह से, मान लीजिए जो हालात कश्मीर में हो गए हैं, अगर यहां भी हो जाते हैं तो सिख किस मुंह से अपनी बहादुरी का प्रमाण देंगे हमारे देश के लिए? जब आप उनको हतोत्साहित ही करते रहेंगे, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे, उनके जख्म ही लगाते रहेंगे, उनका अपमान ही करते रहेंगे, उनको दबाते ही रहेंगे किसी न किसी तरीके से, वो किस मुंह से, कहां से उनको वो हौसला आएगा, वो जज्बा? ये तो वो जज्बा मार देने वाली हरकतें हैं, वो जज्बा खत्म कर देने वाले कदम है। ये बहुत गंभीर विषय है। ये सिर्फ सिखों को नहीं, हमारे पूरे देश के लोगों को, जो जिम्मेदार नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं, उन सबको ये बात उठानी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, इन्होंने बुरा क्या किया भाई, इन्होंने गलत क्या किया। कुछ लोग सभी बिरादरियों में होते हैं गलत। यहां लोग ये भी कहते हैं कि भैया हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है तो हम खालिस्तान की बात क्यों ना करें। संत भिंडरा वाले ये हमेशा कहते रहे कि मैंने कभी खालिस्तान नहीं मांगा, लेकिन ये जबरदस्ती दे देंगे तो मैं ले लूंगा। ये उनका अपना तरीका था, क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं थे, एक संत, उनको मालूम ही नहीं था, लोगों ने मिसगाइड किया और लोगों ने किया। मूवमेंट जो है चली हमारे अनंतपुर साहब के मते से थी, और वहां हथियारबंद मूवमेंट शुरू हो गई, वहां युद्ध शुरू हो गया और सब कुछ बर्बाद हो गया। तमाम लोग बाहर बैठे हुए हैं, वो चाहते ही हैं खालिस्तान। और यहां अगर ज्यादातर लोगों को आप पूछें, बात करें, मैं भी दुनिया भर में जाता रहता हूं, पूछता हूं, तो जो पढ़ा लिखा समझदार इंसान है वो कंफ्यूज्ड है। कुछ एक लोग होंगे, ये सब धर्मों में, सब जातों में, बिरादरियों में, कम्युनिटीज में होते हैं, जो हर्ट हैं, जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं वो। और कई बार कुछ ऐसे लोग जो शरारती अंसर होते हैं, गलत किस्म के लोग हैं, जो भला नहीं चाहते पंजाब का, देश का, तो दंगा करवाना चाहते हैं, बलवा करवाना चाहते हैं, तो वो जानबूझ के कहीं पोस्टर लगा देंगे खालिस्तान जिंदाबाद, झंडा लगा देंगे, या कहीं कोई जलसा हो रहा है, या कहीं कोई मोर्चा है, कहीं कोई धरना हो रहा है, तो वहां जाके नारा लगा देंगे खालिस्तान जिंदाबाद। और वो जो कुछ इसमें जज्बाती लोग बैठे होते हैं, ठीक है, उनकी भावना है, वो भी साथ में लगा देते हैं, और अगर वो नहीं लगाते तो कुछ लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। नहीं भाई, ये पॉलिटिकल लेवल पे, डेमोक्रेटिक लेवल पे बड़े तरीके हैं। अगर अलग अलग पार्टियों ने पॉलिटिकल लेवल पे डेमोक्रेटिक तरीके से सत्ता को हथियाया है और अपना सिक्का चलाया है, तो हमारे सिख भाई एक होकर क्यों नहीं इलेक्शन लड़ सकते? जो वेल मीनिंग लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, पंजाब का वास्तव में भला चाहते हैं, वो सब इकट्ठे होकर ये लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकते? जिससे किसान अभी थोड़े से इकट्ठे हुए, जबकि बिखराव है, लेकिन फिर भी सारी पार्टियों को इकट्ठे होके मता पास करना पड़ा और गवर्नर के पास जाना पड़ा। आगे क्या होता है ये अलग बात है, वो हम सब जानते हैं, लगभग हमको मालूम है। लेकिन आप थोड़े से इकट्ठे हुए तो कम से कम इसी से सीख ले लें कि अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं, जो वास्तव में पंजाब का भला चाहते हैं, जिनके मन में स्वार्थ नहीं है, जो सत्ता में आके लूटना नहीं चाहते, जैसे सबने किया, ज्यादातर 99% ने किया है, इसलिए पंजाब का ये हाल हो गया। मेरी कुछ सज्जनों से मुलाकात हुई है, मैं वो डिटेल्स शेयर करूंगा, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, मुंह खुला रह जाएगा कि कितना कर्जा बढ़ा दिया है, कितना ब्याज देना पड़ता हमको, कैसे निकलेंगे उसमें से? अगर यही सब चलता रहेगा और सरकारें इस तरह के कानून ले आएंगी, सरकार को भी चाहिए उसको कंसिडर करें कि भैया ये तो हमारा गौरव है, बेस्ट स्टेट्स है हर पहलू से, तो इनको हेल्प करिए। हमारे पीएम साहब के पास ये अधिकार है कि वो उनको एग्जम्प्ट कर दें, पंजाब और हरियाणा को, जो तीन कानून बनाए हैं। अगर इनको कबूल नहीं है, वो कहते हैं इनके भले के लिए हैं, इनको नहीं लगता तो कोई बात नहीं भाई, हम एग्जम्प्ट कर देते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो आप 2-3 चीजें उसमें ऐड कर दें अपने कानून में, बात खत्म होगी। अगर वो करना चाहें तो, अगर वो शांति स्थापित करना चाहें और लोगों का दिल जीतना चाहें और वास्तव में चाहें कि वो पंजाब में कभी सरकार बना पाएंगे बीजेपी की, तो उनको ये करना चाहिए, क्योंकि यहां तो मामला सारा वोटों और पॉलिटिक्स का है। तो यहां उनको क्यों बात समझ में नहीं आती है कि आप जो सरकारी खरीद है वो उसमें लिख देंगे, सरकारी खरीद जारी रहेगी, एमएसपी जो वो जारी रहेगी, और उसमें कम पे अगर कोई खरीदता है तो उसे सजा दी जाएगी, उसके खिलाफ केस दर्ज होगा। जो आपका एसडीएम और डीएम के पास फैसला है, अगर उनसे संतुष्ट नहीं होता है किसान, तो उसके पास अधिकार है कि वो कोर्ट में भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। ये क्यों नहीं डाल देते हैं? और अगर किसान यानी जो एमएसपी है उसकी सारी फसलों पे देना, 1-2 फसलों पे क्यों दे रहे हैं?
सारी फसलों पे एमएसपी मिलना चाहिए। अगर वाकई आप किसानों के हितैषी हैं, उनका भला चाहते हैं और पंजाब में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, उनका दिल जीतना चाहते हैं, और फिर किसान के पास जब सब के पास ये अधिकार है कि अपनी चीज का वो मोल तय करते हैं, किसान से ही खरीद के उसका मोल तय करके आगे बेचते हैं। आप किसी भी दुकान पे जाएं, कहीं भी जाएं, तो मोल वो तय करते हैं, और यहां किसान की जो फसल है इसका मोल भी खरीदार तय करता है। ये तो अन्याय है। आप स्वामी नाथन की जो रिकमेंडेशन है कमेटी की, आप वो लागू करें। तकरीबन 7,500 उनको क्विंटल का मिलना चाहिए, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो सरेआम तानाशाही है, ये तो अन्याय है, उनके साथ में नाइंसाफी है। तो वो क्यों नहीं निकलेंगे बाहर कोरोना की परवाह किए बगैर कि वो तो पता नहीं कब मारेगा, इससे तो मरे ही मरे हैं, उनका सब कुछ दांव पे लगता उनको। तो वो क्यों नहीं कर देते हैं कि ये तय कर लें भाई, चलिए आप उसमें कुछ जो है वेरिएशंस रख लें कि इन फसलों का नहीं, इन फसलों का मान लीजिए। अगर वो किसान मानते हैं तो किसान तय करे। वो कोई सस्ते में बेचना चाहता है, उसको जरूरत है, कोई महंगे में बेचना चाहता है, कोई सरकार को बेचना चाहता है, प्राइवेट जो बायर है उससे ज्यादा देता है जो एमएसपी है, तो वहां बेच दे। तो आप किसान को पॉसिबिलिटीज दें, इतने सारे एवेन्यूज खोल दें। हाँ, एक बात और कि उसी कानून में अगर ये डाल दिया जाए कि भाई ये जो खाद्य पदार्थ हैं, एसेंशियल कमोडिटीज हैं, इन चीजों को एक सीमा से ज्यादा, जो भी खाद्य पदार्थ आपके खाने पीने की चीजें हैं, एसेंशियल गुड्स हैं, उनकी जो जमाखोरी है, जो उसका स्टॉक है, उसकी एक लिमिट हो, या उनको उससे बाहर कर दें। ठीक है, उसने खरीदा लेकिन जमाखोरी नहीं करे, जो कानून था। अन्यथा जो कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति कारपोरेट्स हैं, उनका तो धंधा ऐसे चलता है कि वो स्टॉक करेंगे, खरीदेंगे और बाद में महंगा करके बेचेंगे। तो उसका खामियाजा तो सरकारों को भी भुगतना पड़ेगा, उसका खामियाजा तो हम सबको, सिर्फ किसान को नहीं, सबको, क्योंकि वो तो महंगा करके बेचेंगे और किसान को तो मजबूरी होती है, वो तो स्टॉक कर नहीं सकता है, उसके बाद तो जगह नहीं होती है, उसने तो अपनी फसल बेच के उसके पैसे से आढ़तियों को देना, बैंक का कर्जा उतारना, अगली फसल बोनी है, और कुछ जो उसमें बचता है उससे अपना बच्चों का जो घर का खर्चा है वो चलाना है। तो वो तो स्टॉक कर नहीं पाएगा। दूसरे लोग जो जमाखोर हैं वो भी हैं हमारे देश में, लेकिन ये तो जमाखोरी का जब ठेका ही दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट ही दे, लाइसेंस ही दे दिया, तो फिर तो सारा देश भुगतेगा, और फिर उनसे कौन लड़ेगा? कि तो कानून है। मेरे तुच्छ बुद्धि के मुताबिक एक तो सिखों के साथ जो ज्यादतियां होती आई हैं उस पर हमें सोचना चाहिए, सभी देश के लोगों को, जो वेल मीनिंग लोग हैं, पढ़े लिखे जिम्मेदार देशभक्त लोग हैं, जिम्मेदार नागरिक, उनको सोचना चाहिए, अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। और साथ में ये जो बातें ये गवर्नमेंट को कंसिडर करनी चाहिए कि अगर इस तरह से हम करते हैं तो इसमें सरकार का क्या नुकसान है। जिसकी मर्जी है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी मर्जी है नहीं। और उसमें यह भी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो बैंक से लोन नहीं ले सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ है कुछ केसेस में कि बैंक से लोन ले गए तो लोन तो उसकी जमीन पे लिया, ले गया वो आदमी, इसको तो उसने 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, 10 साल का किया, 2 साल का एडवांस दे दिया, 40,000 रुपए मिलते हैं, 1 एकड़ का ठेका, उसने 80 दे दिया, 80 के हिसाब से 2 साल के पैसे दिए, किसान खुश हो गया, और बाद में उसको पता लगा कि उसकी जमीन तो मॉर्टगेज है। ऐसा कुछ उसमें नियम होगा जिसका हो सकता है उसने मैनिपुलेट कर लिया हो, जो भी हुआ हो। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो भी उस क्लॉज में उसमें डालना चाहिए कानून में कि वो उस पर लोन नहीं ले सकते, उसकी जमीन पे, जमीन किसान की है, आप उसमें खेती कर सकते हैं, जो भी आपने फसलें बोनी है, अगर किसान एग्री करता है तो आप जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जो मित्र मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनकी बात ये पकड़ में आई होगी और इस पे चिंतन मनन करने का प्रयास करेंगे, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमारे साथ अपनी प्रतिक्रिया शेयर करेंगे अपने कमेंट्स के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज़ बुलंद करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे सिख भाइयों को, जिन्होंने हमेशा हमारे देश के लिए इंसाफ की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिन्होंने जब हमारी बहन बेटियों को उठा के ले जाते थे अब्दाली जैसे लोग, तो उनको एक ग्रुप्स में बन के, धड़ों में बट के, रात को जब 12 बजे वो नाच गाना करते थे और उनके साथ व्यभिचार करना चाहते थे, बलात्कार करना चाहते थे, तो उनको छुड़ा के लाते थे, उनके घर छोड़ के आते थे। ऐसे देशभक्तों, ऐसे नेक लोगों को, संत योद्धाओं को हमें ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। वो जो ज्यादतियाँ की गई हैं उनके साथ में, उनके लिए कैसे कंपनसेट किया जाए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि सज्जन ने बोल रहे थे कि उनके बिना हमारा इतिहास अधूरा है। अगर वो कुर्बानी न देते, जैसे बुल्ले शाह जी ने कहा, ना कहूँ तब की, ना कहूँ अब की, अगर न होते गुरु गोविंद सिंह, सुन्नत होती सबकी। वो औरंगजेब जैसे लोग तो यही करते थे, 1.25 मन जनेऊ उतार के ऐसा इतिहासकार लिखते हैं, तब वो खाना खाता था, तभी तो गुरु तेग बहादुर साहब को अपनी शहादत देनी पड़ी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की क्या दुश्मनी थी लोगों के साथ में? सिर्फ यही बात थी कि एक तो दबे कुचलों को, दलितों को उठा के सरदार बना दिया, और एक
उस समय के जो हुक्मरान थे, तानाशाह थे, उनके खिलाफ आवाज उठाई। यही था और तो कुछ नहीं था। उनको अपना तो कुछ चाहिए ही नहीं था। सिर्फ जो मजलूमों के साथ, जो हिंदू पंडितों के साथ, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा था, जो उनके मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई जा रही थी, धर्मशालाओं को तोड़ तोड़ के मस्जिद बनाए जा रहे थे, उनको मुसलमान बनाया जा रहा जबरन, उसी के लिए गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत दी। तमाम जंगें लड़ी गई, बच्चों के टुकड़े करके उनके एक हार बना के माताओं के गले में डाला गया, खोपड़ियां उतार दी गई, उल्टा टांग के खाल उतार दी गई, बिट बाय बिट उनको काटा गया। क्या कुछ नहीं हुआ। उनके सिरों के मोल पड़े। किस लिए? हमारी इस मातृभूमि के लिए, हमारे इस हिंदुस्तान के लिए। ऐसी रेस, ऐसी नस्ल, ऐसे संत योद्धा, ऐसी कौम कहां मिलेगी दुनिया में आपको? हमारे यहां है तो हम उनको नीचा दिखाने पे लगे रहते हैं। ये आत्मघाती सोच है। उम्मीद करता हूं कि हमारे मित्रों की बात समझ में आई होगी, पकड़ में आई होगी। मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये तो डिस्ट्रक्टिव अप्रोच है। कोई भी आदमी इसको जस्टिफाई करके दिखाए, मेरी समझ से, तुच्छ बुद्धि के मुताबिक जितनी ईश्वर मुझे दी है, मेरी समझ से बाहर है। हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए और अपना नजरिया बदलना चाहिए, और इनके साथ बिल्कुल जो नजरिया, जो अप्रोच उनकी अब है, जो व्यवहार अब है, बिल्कुल इसके विपरीत होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं हमारे मित्र इस पर चिंतन मनन करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे और अपने कमेंट्स के जरिए मेरी हौसला अफजाई करने का प्रयास भी जरूर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।